Hello students, how are you all? I think this is the fourth lecture of chapter number 15 of class 9 science, that is improvement in food resources. So in the last lecture we have discussed about the good crop variety, characteristics of the good crop variety. कि कोई भी क्रॉप है उसकी वेराइटीज आर डिफरेंट देन व्हाट इज द गुड क्रॉप वेराइटी, जिसमें हायर यील्ड हो, जिसका मतलब अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी क्वांटिटी हो, जिसका वेरिड एडेप्टेबिलिटी हो कि कम टेम्परेचर पे भी ग्रो हो सके, हाई टेम्परेचर पे भी क्रॉप ग्रो होना चाहिए, कम पानी है तो भी ग्रो होना चाहिए, ज़्यादा पानी मिल गया तो भी ग्रो होना चाहिए, बायोटिक फैक्टर्स रेजिस्टेंस होना चाहिए. सो दैट आर दी फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्स करना चाहिए, मैन्योरिंग को रिस्पॉन्स करना चाहिए. तो वेरिड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होगा जिसमें ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ही हो. So we need to develop a variety which has all these characteristics कि higher yield होना चाहिए, disease resistance होना चाहिए, बायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स होना चाहिए. तो जितने भी हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टर्स डिस्कस किए थे वो सारे के सारी चीज़ होनी चाहिए. देन हम अच्छा क्रॉप वेराइटी ग्रो कर सकते हैं. लेकिन जनरली जो नेचुरल क्रॉप वेराइटी है उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, कुछ हो सकती है कुछ नहीं भी होगी. सो इफ यू वांट ऑल दैट कैरेक्टरिस्टिक्स देन व्हाट वी कैन डू, देन वी कैन डू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्लांट्स. हाइब्रिडाइजेशन यानी दो डिफरेंट जेनेटिक प्लांट्स है कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, उनको हम मिक्स क्रॉप करके अच्छी सी क्वालिटी बना सकते हैं. दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. कोई एक क्रॉप वेराइटी है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, एक क्रॉप वेराइटी है जिसकी क्वांटिटी अच्छी है, एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेकिन दूसरा अच्छी क्वालिटी में, तो उन दोनों को हम हाइब्रिड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं और एक ऐसा सीड बना सकते हैं कि एक ऐसा प्लांट बना सकते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, जिनकी क्वांटिटी भी अच्छी है. सो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग भी ऐसा ही है जैसे अभी हमने बोला, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लांट ब्रीडिंग. The second method is genetic engineering. The genetic engineering उसके जीन्स में, उनके डीएनए में हम चेंज कर दें, उनका डीएनए ही हम उसके जीन्स जो होते हैं उसी में हम चेंज करते हैं. दैट इज डन इन द लेबोरेटरी बाय द साइंटिस्ट. कि कोई एग्जांपल, कोई फ्लावर्स है, फ्लावर येलो कलर का आ रहा है तो उसको हम रेड कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज बाय जेनेटिक. तो उसके जीन्स में हमने चेंज कर दिया. उसके जीन्स में अगर हम चेंज करेंगे तो हम हमारी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे. बट इट इज़ नॉट दैट ईजी. बहुत ही मुश्किल टास्क होता है. दैट इज अ वेरी टफ टास्क. तो वहाँ पे ये दो चीज़ें इस तरीके से हम क्रॉप पैटर्न, क्रॉप वेराइटी इंप्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल एंड द थिंग. ये दो चीज़ें हमारी सिर्फ क्रॉप वेराइटी में बाकी थी. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें देन देर आर फोर थिंग्स अंडर द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. देर आर दी फोर थिंग. वन इज न्यूट्रिएंट, अनदर इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, थर्ड वन इज इरिगेशन एंड द फोर्थ वन इज क्रॉपिंग पैटर्न्स. तो ये चार चीजें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आती है. दैट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स. तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स में देखने जाए तो बेटा न्यूट्रिएंट्स यानी क्या होता है, हमें जितनी चीजें हमारे बॉडी में चाहिए, दैट आर द न्यूट्रिएंट्स. वी नीड ऑक्सीजन, we need hydrogen, we need different types of elements, कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फर, आयरन, बहुत सारे ऐसे हमें एलिमेंट्स चाहिए. एंड दिस ऑल एलिमेंट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. कैसे मिलते हैं? कुछ एयर में से मिलता है. एयर मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. पानी पीता हूं तो H2O फॉर्मूला होता है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. जब मैं खाना खाता हूं तो मुझे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं. उसमें सल्फर मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है हड्डियों के लिए. सो इट मीन्स वी नीड ए वेरिड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लेकिन अगर हम प्लांट के बारे में बात करें देन प्लांट है विद थ्री सोर्स. प्लांट के पास तीन सोर्स है जहां से उनको न्यूट्रिशन मिल सकते हैं. कौन कौन से? एयर, वाटर एंड सॉइल. एयर, वाटर एंड सॉइल. तो उनके पास ये तीन चीजें हैं जहां से उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत याद होगा. प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, एयर. तो एयर से उनको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. एयर से क्या लेता है बेटा? वो कार्बन डाइऑक्साइड. तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट्स कि भाई सोर्स है, कौन सा सोर्स है? एयर. एयर से उनको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. इट मींस कार्बन एंड ऑक्सीजन.
कार्बन एंड ऑक्सीजन। उनको कार्बन और ऑक्सीजन कहां से मिलता है? एयर से। सेकेंड इज वाटर, सेकेंड इज वाटर, वाटर में मतलब H2O, वहां से उनको क्या मिला? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्लियर? तो उनको कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए? तो उनको टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स। उनको 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर ग्रोइंग द प्लांट। तो अगर हमें प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो करना है, देन द प्लांट रिक्वायर्ड 16 न्यूट्रिएंट्स फॉर द वेल ग्रोथ। अच्छी क्रॉप वैरायटी चाहिए तो अच्छा उसका प्रोडक्शन चाहिए, देन वी नीड 16 थिंग्स, 16 न्यूट्रिएंट्स। उसमें से 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सेम ही है, तो 3 तो हमें एयर एंड वाटर में से मिल रहे हैं। सो रिमेनिंग 13 न्यूट्रिएंट्स, रिमेनिंग 13 न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। वो कहां से मिलते हैं बेटा? सॉइल में से। कहां से मिलता है? सॉइल में से। तो सॉइल में से टोटल 13 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसमें से हम 2 पार्ट करते हैं। वन आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अनदर आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मींस उसको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। कितनी क्वांटिटी? कैसी क्वांटिटी? लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। और दे रिक्वायर ऑन द लेसर क्वांटिटी, दे आर रिक्वायर्ड इन द लेसर क्वांटिटीज। तो मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा। तो मैक्रो यानी लार्ज क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसे लेसर क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में चाहिए उसे कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहां पे अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें बेटा, अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें, देन देयर आर 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, phosphorus, magnesium, sulfur. These 6 nutrients are required in the large quantity, so they are known as macronutrients. Now what are the micronutrients? Micronutrients कितने हैं? 7. टोटल 7 आर दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 7 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो लेस क्वांटिटी में चाहिए, 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। सो देयर आर 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 6 + 7 13 एंड 13 + 3 कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 16। तो टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसमें से एयर एंड वाटर तो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, लेकिन सोइल में से जितने मिलते हैं, सोइल में से जितने मिलते हैं उतने में से हमें कितने चाहिए? 6 आर माइक्रो एंड 7 आर माइक्रो। एंड विच ऑफ देम 7 आर? 7 में आता है आयरन, Fe, है ना? आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। मैंगनीज, मैंगनीज, Mn, मैंगनीज। थर्ड वन इज बोरॉन, फोर्थ वन इज जिंक, सिक्स्थ वन इज fifth one is copper, molybdenum, sixth one is molybdenum, and the seventh one is chlorine. Iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine are the micronutrients which are to be obtained from the soil. So these nutrients are obtained from the soil, but we require, or the plants require these nutrients in the lesser quantity, but they do require these elements. इनके बिना उनका काम नहीं चलेगा, लेकिन कम क्वांटिटी में चाहिए। हमें आयोडीन चाहिए, आयोडीन वेरी लेस क्वांटिटी में चाहिए, तो वो हम मिलता है नमक में से, सॉल्ट में से। सॉल्ट का अगर आप अभी सॉल्ट बैग देखोगे ना, कि टाटा नमक आपने लिया है, तो उस बैग के ऊपर लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट। इट इज रिटन दैट इट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब होता है उसमें आयोडीन है। तो सोडियम, वैसे जो सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, उसमें आयोडीन कहीं नहीं आता है, लेकिन जब बनता है तो एक्स्ट्रा आयोडीन उसमें ऐड करते हैं। क्लियर? वैसे वो सॉल्ट खाना नहीं चाहिए, पेस्चराइज्ड होता है, लेकिन अगर हम देखें तो अभी जो हमें मिल रहा है तो बेस्ट पॉसिबल वे वही है, तो हम वो ही यूज कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, दिस इज अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके के हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इस तरीके के हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। So what are the total number of nutrients required? The total number of nutrients required is
16 out of this 16 3 nutrients are obtained from air and water and remaining 13 nutrients are obtained from the soil. Out of this 13 6 are macronutrients and 7 are micronutrients. क्लियर? तो मैक्रो और माइक्रो इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ऊपर के दोनों तो एयर एंड वाटर में से तो आपको याद रह जाएगा अकॉर्डिंग टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लेकिन बाकी के जो मैक्रो और माइक्रो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटेड अगर आप देखो और फ्यूचर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड फ्यूचर स्टैंडर्ड्स में भी मैक्रो एंड माइक्रो आपको याद रखने पड़ेंगे. नाउ द सेकेंड स्टेप गोज टू द सेकेंड स्टेप इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करें तो मैन्योर दो तरीके के होते हैं. Manures are of two types, that is compost, vermicompost and green manures. वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी हमें दो तरीके के देखने हैं. वन आर कंपोस्ट, वर्मीकंपोस्ट. कंपोस्ट और वर्मीकंपोस्ट में क्या, पहले तो कंपोस्ट समझ जाए. व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपोस्ट? कोई भी काव डंगे दूसरी तीसरी चीजें जो डिकम्पोज हो सकती है उनको एक हम खड्डे में रखते हैं, उसको डिकम्पोज होने देते हैं. क्लियर? कि काउ डंग है, कोई वेजिटेबल्स है, ये सारी चीजें हम इकट्ठा करते हैं, उसको डिकम्पोज करने देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो मैन्योर बनता है एंड दैट इज नोन एज कंपोस्ट. तो एक कंपोस्ट बनता है, वो जो चीज बनती है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं. तो वो उसे टाइम लगता है, महीना 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन यही डिकम्पोजिशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स. विथ द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स ये सारी चीजें डिकम्पोज थोड़ी जल्दी हो जाएगी. If we are using earthworms for the decomposition, then it is known as vermicompost. It is known as vermicompost. तो जहां पे भी vermicompost वर्ड आता है तो वहां पे एक चीज का क्या आपको जोड़नी है, that is earthworms. क्लियर? तो ये अर्थवॉर्म्स है, वरना कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है. वर्मी कंपोस्ट जल्दी बन जाता है, कंपोस्ट को बनने में टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि दोनों चीजें डिकम्पोज होने के बाद बनती है, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजिशन में अर्थवॉर्म थोड़ी सी हेल्प करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट जल्दी से बन जाता है. अर्थवॉर्म्स मदद करते हैं तो कंपोस्ट ही होता है. सो एंड सो द नेम सजेस्ट द सेम, कंपोस्ट. बट वर्मी मीन्स कि वहां पे अर्थवॉर्म्स काम करते हैं. तो डिकम्पोजिशन किसका? तो सॉलिड वेस्ट जनरली जो निकलता है, डिकम्पोजिबल सॉलिड वेस्ट दैट आर डिग्रेडेबल, है ना. वेस्ट को हम डिवाइड करते हैं डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल. तो दैट इज डिग्रेडेबल कि जो डिकम्पोज हो सकता है, काउ डंग है, सॉलिड फूड, वेजिटेबल्स, खाना जो बच गया, वो हमारा जो वेस्ट निकलता है, हर रोज पोटी वोटी करते हैं, तो सारी चीजें इसमें हम डिकम्पोज करने के लिए रख सकते हैं. एंड दैट प्रोड्यूसेस द हाई क्वालिटी ऑफ मैन्योर्स. नाउ ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर फॉर एग्जांपल गुआर सब्जी होती है ना, गुआर बटेटा हम जो सब्जी बनाते हैं, सो दैट इज गुआर. और उसमें जब उसका जो प्लांट आता है उसमें से हम सारी वो जो गुआर निकाल लेते हैं, तो जो प्लांट बच गया उसको फार्मर्स प्लग कर देते हैं, मतलब सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं. तो उस प्लांट में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन फास्फोरस होता है. तो नाइट्रोजन तो वो एनरिच करता है, वो सॉइल को फर्टाइल करेगा. तो जो प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके जो प्लांट्स बच जाते हैं, जो वापस हम कहीं पे बाजार में बेच नहीं सकते, तो कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं फार्मर्स थोड़े सालों में कि उसे क्या करेंगे, उसे उसी के सॉइल के अंदर प्लग कर देंगे, मिक्स कर देंगे. क्लियर? उसमें से क्रॉप लेने के बाद उसको उसी के अंदर मिक्स कर देंगे, सॉइल में जो प्लांट है उसको उसी के साथ तोड़ के मिक्स कर दिया. सो दैट इज ग्रीन मैन्योरिंग, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स है. तो ग्रीन प्लांट सच एज गुआर याद रखो. तो जो गुआर्स है तो उसमें गवारफली भी बोलते हैं उसको. तो दैट इज द ग्रीन मैन्योर, दैट इज द ग्रीन मैन्योर. तो ग्रीन मैन्योर के बारे में बात करें तो ऐसे कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसकी वजह से वो हाईली फर्टाइल होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं. दैट आर द न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड फॉर द सॉइल फॉर ग्रोइंग द अदर क्रॉप्स. तो उसे हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? ग्रीन मैन्योर. नाउ देयर आर फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दिस आर द आर्टिफिशियल थिंग्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज एंड द फैक्ट्रीज. सो देयर आर जनरली बेसिक 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. वन इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, अनदर इज पोटेशिक फर्टिलाइजर्स. One is nitrogenic fertilizers, another is potassic fertilizers. क्लियर? तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट है. नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बात करें तो उसमें नाइट्रोजन मिलना चाहिए. नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की हम बात करें बेटा तो उसमें नाइट्रोजन मिलना चाहिए. तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करें तो उसमें आता है यूरिया. क्या आता है? यूरिया. अमोनियम
अमोनियम नाइट्रेट है, तो दैट आर द नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स। अभी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के अगर हम देखें तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम अमोनियम पोटेशिक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 है। सो दिस आर दी पोटेशिक, जिसमें पोटेशियम आता है, जिसमें क्या आता है बेटा पोटेशियम आता है, दैट आर दी पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस आते हैं। देखो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन एज ए न्यूट्रिएंट मिलता है, पोटेशियम में सिर्फ पोटेशियम एज ए न्यूट्रिएंट मिलता है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की बात करें तो उसमें एक सबसे बेस्ट आपको याद रखना है NPK। NPK, these are the symbols of the element. N for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium. पोटेशियम का सिंबल K था, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम 3 मिल रहे हैं। फिर ऐसे आ सकते हैं दैट नाइट्रोजन का अमोनियम नाइट्रेट था ना, तो यहां पे आ सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट आ सकता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में हम करें तो फोस्फोरिक नाइट्रेट आ सकता है। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स जिसमें कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट है। दीज आर द फर्टिलाइजर्स डिपेंडेंट अपॉन द नाइट्रोजन, दीज आर द पोटेशिक फर्टिलाइजर्स डिपेंडेंट अपॉन द पोटेशियम। कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है। दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस न्यूट्रिएंट्स। इसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्रोजन है तो अभी हमने बोला अमोनियम नाइट्रेट था, तो उस तरीके से अलग अलग तरीके के NPK एक तरीके का फर्टिलाइजर है, दैट इज वन टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, दैट इज वन टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो इस तरीके से याद रखने। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर्स। क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है? मतलब ये नेचुरली हमें मिल जाता है, ये आर्टिफिशियली हम बनाते हैं। लेकिन क्या दोनों का इफेक्ट सेम होता है? नहीं, दोनों का इफेक्ट सेम होता नहीं है। इट इज़ टोटली बायोडिग्रेडेबल, वो आसानी से सॉइल में मिक्स हो जाएगा, खुद सॉइल बन जाएगा। इसकी वजह से सॉइल में कोई भी दूसरे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इट ऑलवेज इंक्रीजेस द फर्टिलिटी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, द फर्टिलिटी एंड एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल हैपन्स। दिस मेक्स दिस सॉइल टेक्सचर वेल एंड गुड, कि सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है। सॉइल का जितना अच्छा टेक्सचर होगा, सॉइल जितना सॉफ्ट होगा, प्लांट उतना ही अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगा। थर्ड इज सॉइल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, सॉइल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। तो देखो बहुत सारे बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए बेनिफिशियल है। सॉइल की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि वाटर होल्ड करना चाहिए, परकोलेट नहीं करना चाहिए। आप जितना भी पानी निकाल डालते हो तो उसमें सॉइल के अंदर चला जाता है वाटर, तो अच्छा क्वालिटी का सॉइल नहीं है। मैन्योर की वजह से वो होल्ड कर सकता है, पानी जितना होल्ड कर सकता है तो सॉइल उतना ही अच्छा होगा और प्लांट उतना अच्छा ग्रो होगा। सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है, उसमें फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म्स है, तो मैन्योरिंग की वजह से वो इंक्रीज होना स्टार्ट करेंगे, विच आर फ्रेंडली टू दी क्रॉप्स। सो दैट आर द बेनिफिट्स। तो डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ा सा न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत यूज है। आज आप मैन्योरिंग करते हैं तो शायद ये वाला इस सीजन का क्रॉप आपका अच्छा ना हो, लेकिन नेक्स्ट और नेक्स्ट 2 ईयर अगर आप क्रॉप देख रहे हैं, एवरी ईयर एवरी टाइम आप मैन्योरिंग स्टार्ट रखते हो, तो 1 and 2 ईयर के बाद आपके क्रॉपिंग में बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होगा। सेकेंड इज ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। मैन्योर अगर हम यूज करें तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आज अगर आप देखो तो ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, कोई भी ऑर्गेनिक चीज, यहां तक कि 2-3 दिन पहले मैंने ऑर्गेनिक चॉकलेट भी देख लिया। क्लियर? सो दैट आर द थिंग्स कि ऑर्गेनिक चीजों की दाम और डिमांड बढ़ रही है, कि उनके पैसे भी, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, डिमांड बढ़ रही है। और जैसे ही कोई भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है ना, तो उनकी प्राइस इंक्रीज होती है। सो यहाँ पे फार्मर्स को बहुत सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट मिल रहा है। फर्टिलाइजर्स देखें तो फर्टिलाइजर्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में। मैन्योर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आपको ट्रैक्टर्स भर भर के उसको फार्म में डालना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आता है, तो उतना आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई इश्यू नहीं होगा, स्टोरेज का कोई इश्यू नहीं होगा। मैन्योरिंग में थोड़ा सा वो इश्यू रहेगा। फर्टिलाइजर्स में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को ग्रो होने के लिए बूस्ट मिलता है, बूस्टअप मिलता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स वहाँ पे ऐड किया है तो उतना सारा फर्टिलाइजर्स प्लांट यूज़ नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स प्लांट यूज़ कर पाएंगे नहीं, तो बाकी का फर्टिलाइजर्स है वो फार्म में ही रहेगा, लैंड पे ही रहेगा। समझ में आया? जिसकी वजह से बेटा अगर हम देखें तो वहाँ पे सॉइल है धीरे धीरे साल ब साल 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बाद वो इनफर्टाइल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इस साल की अगर आप बात करें तो आपको पता है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बारिश ज़्यादा हुई तो मतलब पानी तो चाहिए ना क्रॉप को, बट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द क्रॉप, तो इसीलिए इस साल के क्रॉप्स अच्छे ग्रो हुए नहीं है। सिमिलर थिंग्स फॉर द फर्टिलाइजर्स, एक बार आप डालते हो तो अच्छा होता है, फिर एवरी टाइम आप फर्टिलाइजर यूज करते हो तो थोड़ा फर्टिलाइजर्स प्लांट यूज करता है, बाकी का वो कहाँ पे रहता है? फील्ड में ही रहता है। तो एवरी टाइम ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्रीज होता जाता है। वाई इंक्रीज होता है? बिकॉज इट इज नॉट डिग्रेडेबल। ये तो डिग्रेड हो जाता है, वो खुद सॉइल बन जाता है, ये तो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करता रहता है और एक टाइम के बाद वो कोई भी क्रॉप के लिए हार्मफुल बन जाता है। फिर अगर वो पानी में मिक्स हो जाता है, पानी फिर कहीं पे रिवर में गया तो रिवर को पोल्यूट करता है, वही पानी हमें पीने में आता है तो हमें भी पोल्यूशन से मतलब दिक्कत आएगी। तो ये बहुत सारे दिक्कत करेगा। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए फर्टिलाइजर्स बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का देखें बेटा तो मैन्योर ही अच्छा रहेगा। फर्टिलाइजर्स को कभी भी यूज करना चाहिए नहीं। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू दी इरिगेशन सिस्टम, कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के और वो सारी चीज़ें तो देखी। इरिगेशन सिस्टम अगर हम देखें बेटा तो इरिगेशन सिस्टम आई थिंक हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। क्लियर?